Hello everyone, welcome on my channel Har Ghar English. We will discuss now about he who seeks equity must do equity. आज हम जिस मैगज़ीन को डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ में, उसका मीनिंग है कि कोई भी व्यक्ति जिसको न्याय चाहिए, पहले उसे खुद भी निष्पक्ष और न्याय प्रिय होना चाहिए। मतलब वो खुद भी इस तरीके का हो कि उसने किसी के साथ कुछ गलत आचरण ना किया हो। इसलिए मुझे इस मैगज़ीन को समझाने के लिए पहले आपको हिंदी समझानी पड़ेगी, तभी आप इसकी इंग्लिश समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं। मैगज़ीन पूछा गया है आपसे, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, एक्सप्लेन दिस मैगज़ीन इन हिंदी। पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं। ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी का अर्थ है कि जो व्यक्ति न्यायालय से न्याय और निष्पक्षता की मांग करता है, उसे स्वयं भी अपने आचरण में निष्पक्षता और न्याय करना चाहिए। मतलब उसके खुद के भी बिहेवियर में कहीं से भी कोई बायसनेस ना हो और प्लस वो खुद भी जस्टिस करता हो, तभी वो कोर्ट से न्याय मांग सकता है और कोर्ट से अनबायस होने की डिमांड कर सकता है। ये न्याय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो ये सुनिश्चित करता है कि केवल वही व्यक्ति न्याय प्राप्त कर सकता है जो स्वयं न्यायपूर्ण और ईमानदार हो। मतलब वो खुद भी ईमानदार होगा, तभी तो दूसरे वाले को, जो सामने वाला पक्ष है, उसे ईमानदारी के लिए उत्साहित कर सकता है। अब देखें इसकी हिंदी में व्याख्या। नंबर 1, आपसी निष्पक्षता। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति न्यायालय से राहत या सहायता चाहता है तो उसे साबित करना होगा कि वह खुद भी अपने आचरण कार्यों में न्यायपूर्ण और ईमानदार हो। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, अगर किसी दो व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो यदि कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट का पालन करवाने के लिए न्यायालय में जाता है तो उसे ये भी दिखाना होगा कि उसने खुद भी उस कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तों का पालन किया है या पालन करने के लिए तैयार है। वो सिर्फ दूसरा जो सामने वाला है, उसकी दूसरी पार्टी है, सिर्फ उसी पर दबाव नहीं बना सकता कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तों का पालन करो, और वो खुद किसी तरह का कोई भी उसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है उसको अप्लाई करने के लिए कह रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले उसे खुद को उन कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पालन करना होगा या वो सारी शर्तें पालन करने के लिए तैयार होगा, तभी वो दूसरे पक्ष को कह सकता है कि वो उसका पालन करे। अगर वो जो हमारी दूसरी पार्टी है, अगर वो उसका पालन नहीं कर रही है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन का, तब वो न्यायालय से इसकी मांग कर सकता है। जैसे इसमें अगर किसी ने लोन लिया है या मॉर्गेज के मामले में अगर कोई व्यक्ति उधार लेता है और संपत्ति की जब्ती के खिलाफ राहत चाहता है, मतलब कोई आदमी है जिसने उधार लिया, अब जिससे उधार लिया है वो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जाना चाह रहा है कि भाई तुमने मुझसे उधार लिया है, अब मैं तुम्हारी संपत्ति को जब्त कर लूँगा। तो उसे ये साबित करना होगा कि वो ऋण की बकाया राशि चुकाने के लिए तैयार है, तो उसकी संपत्ति को छोड़ दिया जाएगा। तो पहले वो खुद ईमानदार बने, तब वो सामने वाले को ईमानदारी के लिए उत्साहित कर सकता है। नंबर 3, इसका उद्देश्य क्या है? ये सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता नहीं करेगा जो खुद गलत आचरण या बेईमानी में लिप्त हो। ये न्याय और नैतिकता के आधार पर निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए है। अंडरस्टूड? मतलब जो हमारा कोर्ट है वो किसी ऐसे व्यक्ति की बिल्कुल सहायता नहीं करेगा जिसके खुद ही जो बिहेवियर है वो खुद ही डिसऑनेस्ट वाला है और वो बेईमानी में लिप्त है। तो तब तो वो न्याय की मांग कर ही नहीं सकता ना, पहले तो उसको खुद सही होना चाहिए। यही नैतिकता के आधार पर निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी भी है। इसका निष्कर्ष निकलता है, इस सिद्धांत का तात्पर्य है यदि कोई व्यक्ति न्यायालय से निष्पक्षता की मांग करता है तो उसे अपने आचरण कार्यों में भी निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करना होगा। न्यायालय केवल उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं न्याय और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करते हैं। यही बात आपकी इस मैगजीन में कही गई है जिसका नाम है ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। मतलब साम्यता की बात वही व्यक्ति कर सकता है जो खुद भी साम्यता के सिद्धांतों को मानता हो। चलिए अब इस लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में। हिंदी आपको समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक बार अगर आप हिंदी पढ़ लेते हैं तो अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ आएगा, इसलिए आज मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा क्या है, मैगजीन क्या है और इंग्लिश में हम इसको किस तरह से समझेंगे। He who seeks equity must do equity. Explain this maxim. Answer. The maxim he who seeks equity must do equity is a fundamental principle of equity in law. लॉ का फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है हमारा, मतलब लॉ का जो इक्विटी के पर्सपेक्टिव में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसका यही मानना है उस मैगजीम का कि ही हु सिक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। वही व्यक्ति इक्विटी या साम्यता को चाहता होगा या चाहेगा जो खुद भी साम्यता के सिद्धांतों का पालन करेगा। It means that anyone who seeks relief or assistance from a court of equity must be willing to act fairly and honorably in their own conduct.
वही व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वही रिलीफ चाह सकता है कोर्ट से जिसने खुद भी अपना जो आचरण है, जो उसके किए गए कार्य हैं, वो एकदम फेयर हों, पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ हों। जो भी उसने काम किया है वो सारे जितने भी मतलब एक्ट किए हैं वो सारे ही एक्ट उसकी ईमानदारी पूर्ण हों, तभी वो कोर्ट से डिमांड कर सकता है। इक्विटी विच फोकस ऑन फेयरनेस, इक्विटी पूरी तरीके से फोकस करती है फेयरनेस पर, will only assist those who themselves act in a just and equitable manner। वो केवल उसी को असिस्ट करेगी जिसने खुद भी ईमानदारी से काम किए हों, निष्पक्ष होकर काम किया हो, तो वही इक्विटेबल, यानी वही इक्विटेबल मैनर जिसने अपनाया हो उसी को कोर्ट जो है निष्पक्ष वाला न्याय प्रदान करेगा। ये हो गया आपका इस मैगज़ीन का अर्थ। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। म्यूचुअल फेयरनेस, अगर हम म्यूचुअल फेयरनेस की बात करें यानी परिपक्वता या निष्पक्षता जो कि है, म्यूचुअल फेयरनेस का मतलब होता है मतलब कोर्ट उसी व्यक्ति के साथ होगा जिसने अपने एक्ट यानी अपनी तरफ से कभी कोई अनफेयरफुल वर्क ना किया हो, फेयरनेस बरती हो और म्यूचुअल फेयरनेस बरती हो। दिस मैगजीन एम्फसाइजेज रेसिप्रोसिटी इन फेयरनेस, ये मैगज़ीन पूरी तरह ज़ोर देता है पूरी तरीके से निष्पक्षता और ईमानदारी के ऊपर, या इसे कह सकते हैं फेयरनेस मतलब ईमानदारी के ऊपर। इफ़ ए पर्सन वांट्स इक्विटेबल रिलीफ सच एज एन इंजंक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दे मस्ट कम टू द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स एंड बी प्रिपेयर्ड टू फुलफिल देयर ऑन ऑब्लिगेशंस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। यदि कोई भी व्यक्ति इक्विटेबल रिलीफ चाहता है तो उसे पहले खुद भी अपनी परफॉर्मेंस को साफ सुथरा दिखाना होगा। कोर्ट में वही व्यक्ति जा सकता है जिसके खुद के हाथ साफ हों और वो अपनी तरफ से किसी भी तरह के लगाए गए, अगर उसके ऊपर किसी तरह की कोई ऑब्लिगेशन या कोई जिम्मेदारी उसको उठाने के लिए दी गई है तो पहले वो अपनी जिम्मेदारी या अपनी उन सारी चीज़ों को जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए तैयार हो, तभी कोर्ट उसके साथ होगा और कोर्ट उसको क्या देगा, इक्विटेबल रिलीफ देगा। Number 2, example in practice. In a contract dispute, if a party seeks specific performance requiring the other party to fulfill their part of the agreement, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ही हम एक विवाद ले लें, कॉन्ट्रैक्ट के विवाद में दो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों में एक पार्टी जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के आधार पर इक्विटेबल रिलीफ चाहती है, तो पहले उसे क्या करना होगा, जो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फुलफिल करना होगा उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। The claimant must demonstrate they have performed or are willing to perform। क्लेम तभी हो सकता है जब डिमॉन्स्ट्रेट यानी हम उसे दिखाना पड़ेगा कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम सही है, वो जो परफॉर्म कर रहा है उसकी इच्छाएं या जो भी उसकी मतलब मंशा है वो अपनी तरफ से एकदम फेयर है, तब उसे देयर साइड ऑफ द बारगेन यानी अपनी तरफ से उसे पूरी तरीके से उस टर्म्स एंड कंडीशन को मानने वाला, उसका पालन करने वाला दिखाना होगा, तभी वो दूसरी पार्टी से जो उसकी सामने अदर पार्टी है उसको इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि वो भी टर्म्स एंड कंडीशन को माने। इन मॉर्गेज लॉ, इफ ए borrower seeks relief against a foreclosure, they must be willing to repay the loan balance। अगर कोई व्यक्ति किसी से उधार लेता है और उधार लेने के बाद फिर उसकी संपत्ति पर जो सेकंड पार्टी यानी जो उसके सामने पार्टी अगेंस्ट पार्टी है वो उसके संपत्ति को जब्त करना चाहती है, तभी उसको ये रिलीफ दिया जाएगा, इक्विटेबल रिलीफ, जबकि वो उस पूरे ऋण को अदा करने की बात करे। ठीक है, तो तभी जो है कोर्ट ये कह सकता है कि भाई तुमने जितना भी कर्जा इससे लिया है वो उसका वापस कर दो, ताकि तुम्हारी संपत्ति के ऊपर किसी तरह का कोई जब्ती ना की जाए और ना ही आपकी संपत्ति को कब्जाया जाए। थर्ड नंबर पर है पर्पज़, इसके उद्देश्य क्या है। दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट इक्विटी डज नॉट रिवार्ड इंडिविजुअल्स हु एक्ट अनफेयरली, डिसऑनेस्टली और इन बैड फेथ। ये सिद्धांत जो इक्विटी का सिद्धांत है वो कहीं से भी ऐसे व्यक्ति को रिवार्ड नहीं कर सकता जो कि पहले से खुद ही उसके एक्ट अनफेयर हों, वो खुद ही बेईमान हो या उसने कोई बुरे काम किए हों या उसने अविश्वसनीय कार्य किया हो। It upholds the moral foundation of equity as a system based on fairness and justice। उसे खुद भी अगर इक्विटी के सिस्टम को साथ लेकर चलना है या इक्विटी के सिस्टम आधारित उसे कोई काम करना है तो उसे खुद पहले फेयरनेस और जस्टिस के साथ होना पड़ेगा, तभी उसको इक्विटेबल रिलीफ मिल पाएगा। अंडरस्टूड? तो यही इस मैगजीन का उद्देश्य है। लास्ट में देख लेते हैं। इन इस सेंस द मैगजीन एम्बॉडीज द आइडिया दैट इक्विटी डिमांड्स कंसिस्टेंट फेयरनेस फ्रॉम ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड।
ये मैगज़ीन पूरी तरीके से इस विचार पर कार्य करती है कि इक्विटी की डिमांड वही व्यक्ति कर सकता है जो खुद पहले से बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो, और अगर वो एक पार्टी है तो उस पार्टी में इन्वॉल्व होने के बाद वो फेयरनेस एक्ट करे। इफ़ समवन सीक्स इक्विटी दे मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट दैट दे टू आर विलिंग टू अबाइड बाय इट्स प्रिंसिपल्स। इफ़ समवन सीक्स इक्विटी, यदि कोई व्यक्ति इक्विटी की बात करता है तो उसे खुद भी साम्यता का पालन करना चाहिए और उसे ये दिखाना भी पड़ेगा कि वो इस सिद्धांत के द्वारा अपने को बंधा हुआ महसूस करता है, यानी कि वो इस सिद्धांत को पूरी तरह पालन करता है, इसलिए वो इक्विटेबल रिलीफ की डिमांड कर रहा है। मैं समझती हूँ बच्चों आपको ये बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। यहाँ से जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप नोट्स बना लीजिएगा समझते हुए, जैसा मैंने आपको अभी यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसको नोट्स बना लेते हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो आप पहले हिंदी में इसको समझ लीजिएगा। यहाँ इसीलिए मैंने थोड़ी सी हिंदी यहाँ पर इंक्लूड की है ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। सभी स्टूडेंट्स पहले हिंदी को समझें फिर इंग्लिश को, ओके? तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा ये मैक्सिम को समझना। चलिए, और जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को आप शेयर करिए, बिना स्किप किए वीडियो देखा करिए ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने सभी दोस्तों के साथ जो कि ये घर बैठे स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो और ये चैनल बहुत ही मतलब ये मान के चलिए कि एक तरह से ये संजीवनी बूटी है उनके लिए कि वो घर बैठ कर के भी इस तरह से अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, और इसी तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसके वीडियो में। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आप ही का है और आप ही के लिए बनाया गया है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।